हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के 200 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके अंदर करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। और ज़्यादा टाइम तो हम नहीं आपका लगाएंगे, लेकिन 15-20 मिनट आपके आराम से लग जाएंगे। तो पहला प्रश्न, गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कुरुक्षेत्र में यह आयोजन किया जा रहा है और 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक यह आयोजित होगा। 18 दिनों के लिए यह महोत्सव होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। 18 दिनों के लिए वो चला था। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि यह भी कुरुक्षेत्र में ही हर वर्ष आयोजित किया जाता है। क्या है ये? एक महोत्सव है, गीता महोत्सव करके। और 2024 में कब से कब? 28 नवंबर से 28, 29, 30, 3 दिन ये और 15 दिन अगले, तो 18 दिन ये चलने वाला है। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। और हाँ, इसके जो मुख्य कार्यक्रम है, जो मुख्य प्रोग्राम है, वह 5 तारीख से शुरू होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र जहाँ पर आपको वर्ड दिखेगा उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाता चलूँगा। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते तो कुरुक्षेत्र आपका जिला कब बना था? 23 जनवरी 1973 को यह एक जिला बना था। ओके। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या क्या खास बातें हैं कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ है। पहली बात तो यह हो जाता है। दूसरा, हरियाणा की धर्म नगरी इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है हरियाणा की धर्म नगरी, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। जो गीता का उपदेश दिया गया था वो भी कुरुक्षेत्र की ही धरती पर दिया गया था। ज्योतिषर के अंदर इसको दिया गया था। अगर और हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना होती है 1956 में। कोई KUK यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपने बहुत बार सुना होगा। तो वह भी कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। हरियाणा में बनने वाली सबसे पहली यूनिवर्सिटी या सबसे पहला विश्वविद्यालय आपका कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रहेगा। NEP 2020, बहुत सारे लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 2020 की जो एक पॉलिसी है वह कहाँ पर सबसे पहले लागू हुई? तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर लागू हुई, जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। सबसे पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सा रहेगा? आपका KUK यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। जब इसकी नींव रखी गई थी 1956 में, तो तब कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए थे। ठीक है। इस प्रकार से आप रिलेट करके बातें पढ़ सकते हो। देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर और भी वैसे तो बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन जो हरस का टीला है, हरस का जो टीला है, क्या कोई बताएगा कि हर्ष कब से कब उनका शासन काल रहा? हर्ष एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं। तो 690 ईस्वी में उनका जन्म 590 में होता है। एक्चुअली 590 में उनका जन्म होता है और 606 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठते हैं और 647 में वो आखिरी सांस लेते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे आप बहुत ईजिली तरीके से बहुत कम टाइम में अच्छा डाटा आपके पास हो जाएगा। कुरुक्षेत्र देखिए, अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कुरुक्षेत्र के अंदर वैसे तो 4 विधानसभा सीट हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। और इसी वजह से कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। बाकी हमारे जितने जिले बच जाते हैं 21, उन सभी के अंदर अपने अपने नाम से विधानसभा सीट है। तो कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीट ना होकर थानेसर, ठीक है, थानेसर के नाम से है इसकी विधानसभा सीट। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम अभी करंट की बात करते हैं, जो नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी क्या है? ये हमारे मुख्यमंत्री है। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से ही बने हैं। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सीट आते हैं लाडवा। देखिए, मैंने कुरुक्षेत्र सीट नहीं कहा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कहा है। दोनों बातों में अंतर है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक शहर है लाडवा, जिसके नाम पर विधानसभा सीट है, तो ये लाडवा से बने हैं। तो इस वजह से CM जिला अगर पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र रहेगा और CM सिटी अगर पूछ लिया जाए तो लाडवा रहेगा। ठीक है। इतनी सारे बातें आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे इसके अंदर 4 विधानसभा सीट हैं। कौन कौन सी है? पहली है आपकी पेहवा, ठीक है, दूसरी है आपकी थानेसर और तीसरी है आपकी लाडवा, जहाँ से अभी वर्तमान में जो PM है वो है। ठीक है। और इसके बाद आ जाती है आपकी शाहबाद। ठीक है, शाहबाद मारकंडा। ठीक है, जो शाहबाद मारकंडा है, मारकंडा आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है। तो सरस्वती जो
सन्निहित सरोवर है वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। कृष्ण संग्रहालय वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। अगर हम ब्रह्म सरोवर की बात करें, ब्रह्म सरोवर जहाँ पर यह गीता महोत्सव आयोजित किया जाता है, यह भी यहीं पर है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और इसकी खास बात यह है कि 1500 स्क्वायर फुट का चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ कौन सा सरोवर है? तो ब्रह्म सरोवर रहेगा। चलिए, वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसे हम 200 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, 5-10 क्वेश्चन ही हुए होंगे अब तक। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? चौधरी बंसी लाल साहब ने की थी। देखिए, हरियाणा विकास पार्टी। चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पहले सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री। आपका आज रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पहले सीएम कौन थे आपके? बीडी शर्मा। क्या बोलते हैं इनको? भगवत दयाल शर्मा इनका पूरा नाम रहा। कहाँ से? ये जज्जर डिस्ट्रिक्ट और बेरी एक स्थान है, एक विधानसभा सीट है, वहाँ से बिलोंग करते थे ये। कब बने थे हमारे ये सीएम? 1966 में। हम बात कर रहे हैं पहले ये थे। और जब दूसरे आते हैं, दूसरे कौन रहे आपके? चौधरी राव वीरेंद्र साहब, ठीक है। ये थे चौधरी राव वीरेंद्र साहब, हमारे दूसरे सीएम थे ये। इनकी एक खास बात कि यह सीएम बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? राव वीरेंद्र साहब। लेकिन इन्होंने आते ही जब यह सीएम बनते हैं, यह कांग्रेस पार्टी से सीएम नहीं बनते, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था और कोई पार्टी अस्तित्व में नहीं आ रही थी। लेकिन यह क्या करते हैं? यह हरियाणा के अंदर एक खुद की पार्टी का गठन करते हैं। कौन? राव वीरेंद्र साहब। और इसी वजह से इनको बोला गया हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। वैसे ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हरियाणा का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहेगा? राव वीरेंद्र सिंह। और इन्होंने जो पार्टी का गठन किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था विशाल। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे 101%। विशाल हरियाणा पार्टी, इसको जो शॉर्ट फॉर्म है इसमें बोलते हैं VHP, विशाल हरियाणा पार्टी। यह है हरियाणा की सबसे पहली क्षेत्रीय यानी कि रीजनल पार्टी है। और इस पार्टी के बनने के जस्ट 5 महीने के अंदर राव वीरेंद्र साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो हरियाणा के अंदर अब तक वैसे तो कई सारी पार्टियां बनी हैं, लेकिन जिसका पूरा बोलबाला हुआ है उसमें सबसे पहले पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। और इसी से मिलता जुलता हमारा हरियाणा विकास पार्टी। तो यह दोनों एक जैसी है, नाम आगे पीछे हैं, इनको देख लेना। तो इसी वजह से मैंने उसको पहले आपका क्लियर करवा दिया। तो हरियाणा विकास पार्टी बनती है, किसने बनाई? चौधरी बंसी लाल ने। और ये थे आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री। इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? चौधरी बंसी लाल। ये तब नहीं बनाते पार्टी, ये 90s में बनाते हैं, 90s के आसपास, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री कब बनते हैं? 1970 के आसपास, एक्चुअल 1968 के आसपास बनते हैं, ठीक है। तो 1970 में ये क्या क्या चीज़ें करते हैं कि आधुनिक हरियाणा का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? कि हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम 1970 में कौन करते हैं? चौधरी बंसी लाल साहब करते हैं। तो इसी वजह से इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि सर इनको इन दोनों सिचुएशंस में आप इनको कनेक्ट तो करिए। देखिए, जब हर एक गाँव तक बिजली पहुँच गई, पहले बिजली नहीं थी, पहले लोग लालटेन का प्रयोग करते थे, दीपक का प्रयोग करते थे। तो उसके बाद जब बिजली पहुंच गई, मैंने हर घर तक नहीं कहा, हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम बोला है, तब यह करते हैं। तब क्या होता है कि हर एक गांव तक बिजली पहुंच जाती है। तब एक नई चीज़ आई थी, एक आधुनिक चीज़ का प्रयोग हुआ था एक प्रकार से। तो इसी वजह से इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला गया। इसके साथ साथ लौह पुरुष भी इनको बोला गया है, ठीक है। और इनको देखिए, यह लगातार नहीं, लेकिन यह 3-4 बार हरियाणा के सीएम बने हैं, 3 बार। और क्या होता है कि यह 1996 में 1996 में शराबबंदी कर देते हैं। कौन? चौधरी बंसी लाल। लेकिन 1998 में यह शराबबंदी हट भी जाती है। जो किसानों के लिए फुहारा सिस्टम की अगर बात करते हैं तो वो भी चौधरी बंसी लाल साहब ही लेकर आए थे। तो इस वजह से हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसी लाल साहब का एक बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो शाम से, यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और आज इनके पुत्र और पोत्रियाँ वह भी राजनीति में सक्रिय रूप से एक्टिव है, इनके ही वंशज हैं। अगर आज आप 2024 के अंदर वर्तमान सरकार में बात करते हो श्रुति चौधरी की, तो श्रुति चौधरी इन्हीं के परिवार से बिलोंग करती है, चौधरी बंसीलाल के परिवार से,
ठीक है, तो इतनी बातें आप सबको पता होना चाहिए। और अगर बात करते हैं श्रुति चौधरी जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर, उनके पास कौन कौन से विभाग हैं, तो मैंने वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है इसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। उनके पास महिला एवं बाल विकास जो यह मंत्रालय है वह इनके पास है, और जल सशक्तिकरण वाला जो पूरा मैटर है वह भी वो ही देखेंगी। और उनकी माता जी का क्या नाम है, किरण चौधरी, और किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप रिलेट करके एक दूसरे के साथ पॉइंट आप पढ़ोगे तो यकीन कीजिए आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि गोहाना का किला का निर्माण किस राज्य के द्वारा करवाया गया था, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। गोहाना कहाँ पे है आपका, सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है आपका, सोनीपत के अंदर है। और गोहाना याद रखिएगा कि गोहाना विधानसभा सीट, गोहाना क्या है, एक विधानसभा सीट है, और यहाँ से आपके जेल मंत्री बिलोंग करते हैं। आपके जेल मंत्री कौन है अभी बताइए कमेंट करके। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपके जेल मंत्री हैं अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा। ठीक है, डॉक्टर अरविंद शर्मा ये हैं आपके अभी जेल मंत्री। कहाँ पर, हरियाणा जो सरकार है उसके अंदर 2024 में। कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोहाना से ये बिलोंग करते हैं। जो आपके डॉक्टर अरविंद शर्मा है, ये है पहले, इससे पहले का जो प्लान है 2019 से 24 का, उसमें ये आपके सांसद रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद, जिसको आप एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। कहाँ से, रोहतक से। और अभी वर्तमान में रोहतक से कौन है आपका, दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन, डॉक्टर अरविंद शर्मा। अगर बात आई है गोहाना की, तो गोहाना की जलेबियाँ बहुत फेमस है। इन चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, तो छोटे छोटे पॉइंट से कनेक्ट कर लिया करो। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ पर हुआ, हरियाणा में हुआ। और हरियाणा के कहाँ पर हुआ, हिसार में हुआ। तो यह भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत तो बहुत कम संगीतज्ञ होते हैं जो कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ पाते हैं और जो अपना एक नाम उस स्तर तक पहुंचा पाते हैं। तो पंडित जसराज साहब का जन्म कहाँ पर होता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ कि हिसार डिस्ट्रिक्ट बना कब था, तो मैं स्पेशली हरियाणा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जब हरियाणा बना उससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था ये, लेकिन हरियाणा बनता है तब, कब बनता है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनता है, और तब यह हिसार बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 नवंबर 1966 की, हमारे पास 7 ज़िले बनाए गए थे, और उन 7 ज़िलों में से हिसार सबसे बड़ा ज़िला था। यह बात आपको याद रख लेनी है। और जींद उस टाइम पर 1 नवंबर 1966 को सबसे छोटा ज़िला था। लेकिन हिसार क्या आज सबसे बड़ा ज़िला है? नहीं। आज कौन सा ज़िला सबसे बड़ा है? सिरसा ज़िला सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें से भिवानी निकाल दिया गया हिसार में से। आप सबको इतनी बातों का पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किस जिले के अंदर है, तब इस आपका जो आंसर है वह हिसार आएगा। हिसार के अंदर आपकी 7 विधानसभा सीट हैं। सबसे कम आपकी किसके अंदर है? पंचकूला के अंदर है सबसे कम 2, और चरखी दादरी के अंदर। लेकिन पंचकूला के अंदर एक भी रिजर्व सीट यानी कि आपकी आरक्षित सीट नहीं है। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। चलिए, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की, जिसके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं कि हर्ष का जन्म कब होता है, 590 में। 606 में वे गद्दी पर बैठते हैं और 647 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान 633 से 643 का यह जो टाइम है, इसमें ही आता है चीनी यात्री हेन सांग। ठीक है, वह यहाँ पर घूमता है और तमाम प्रकार की शिक्षाएं भी प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम सर छोटू राम के बारे में। सर छोटू राम ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? आगरा से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगर सर छोटू राम की हम बात करते हैं तो 1881 में इनका जन्म होता है। किसका? सर छोटू राम साहब का। और यह जो इनकी प्राथमिक एजुकेशन होती है उसको कंप्लीट करने के बाद ये कॉलेज जाते हैं। कॉलेज ये दिल्ली से इनकी डिग्री पूरी करते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ये इनकी यह जो डिग्री है वह पूरी करते हैं, और इसके बाद ये आगरा चले जाते हैं। वहाँ से ये LLB पूरी करते हैं, और 1912 के करीब यह वकालत में अपना काम शुरू कर देते हैं। और 1916 में इन्होंने एक अखबार भी निकाला। क्या नाम था? जाट गजट करके अखबार निकाला। ठीक है, और किसानों का मसीहा इन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि किसान लीग के लिए, किसानों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, सर छोटू राम। ठीक है, चलिए
अगर हम और बात करते हैं हरियाणा में, अभी देखिए करंट का क्वेश्चन है, 4 लोगों को पद्म श्री दिया गया है, तो वह कौन कौन से 4 लोग हैं? तो यह वह 4 लोग रहे, 1 2 3 और 4। सबसे पहले है डॉक्टर हरिओम, इनको मिला है कृषि के क्षेत्र में, और यह जींद जिला के सफिद्दो ब्लॉक से हैं। सफिद्दो आई थिंक ब्लॉक ही होगा एक, ठीक है, कस्बा मान सकते हैं। जो डॉक्टर हरिओम है, कैसे आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि 4 नाम आ जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए हरि, हरि का मतलब होता है भगवान, और कृषि मतलब कृषि को कौन करता है? किसान ही तो कृषि करते हैं ना, ठीक है, किसान मजदूर की बात कर रहे हैं हम। तो कृषि जब भी करता है, खेती जब भी कोई इंसान करता है, तो सबसे पहले जब खेत के अंदर चला जाता है, तो वह जब भी कोई फसल उगानी हो या फसल की कटाई के टाइम पे, वह सबसे पहले हरि का नाम स्मरण करता है। हरि मतलब कि भगवान, हे भगवान अब आपके भरोसे, है ना। तो हरि ओम, हरि और ओम यह दोनों शब्द हमारे हिंदू धर्म के जो काफ़ी उनसे रिलेट करते हैं। एक्चुअली यही है सब कुछ जो भी है ना हिंदू धर्म में, हरि ओम, ठीक है। तो हरि ओम किससे रिलेट करेगा? कृषि से। कैसे याद करोगे कि जब भी कोई किसान कृषि करने के लिए जाएगा, तब वह सरसों काटे या गेहूं काटे, जो भी फसल काटेगा या बोएगा, तो सबसे पहले हरि ओम नाम लेगा। कहाँ से हैं? जींद जिला से हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर रामचंद्र। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर हरि है, हरि ओम, यहाँ पर डॉक्टर राम आया, राम, ठीक है, राम। अब देखिए राम, राम को आप कैसे याद करोगे? यह इसको डॉक्टर रामचंद्र सिन्हा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है। कैसे याद करोगे? राम, पहले इस वर्ड को देखिए, साइंस यानी विज्ञान, यानी कि साइंस। देखिए साइंस पहले भगवान को, राम को मानती नहीं थी, लेकिन अब वो मानते हैं कि हाँ कुछ न कुछ तो चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। तो राम और विज्ञान का संबंध अब विज्ञान भी मान चुका है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। यह कहाँ से है? हिसार से है। महावीर गुड्डू के बारे में शायद कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए महावीर गुड्डू जी को कला क्षेत्र में मिला है, क्योंकि महावीर गुड्डू जी क्या है? कलाकार हैं। देखिए गुड्डू, यहाँ से वर्ड पकड़िए, गुड्डू से गुडिया, और गुडिया का खेल कौन? एक कलाकार ही दिखा सकता है। तो इनको जो कलाकार क्षेत्र है उसमें मिला है, कला के क्षेत्र में। जींद डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, गांगुली इनका गांव है। गुरुविंदर को मिला है सामाजिक क्षेत्र में, सिरसा ही बिलोंग करते हैं। गुरुविंदर में एक वर्ड पकड़ लीजिए, गुरु। गुरु, गुरु क्या करेगा? समाज का कल्याण ही तो करेगा, है ना। तो सामाजिक क्षेत्र में। और गुरु, गुरुविंदर, गुरुविंदर एक पंजाबी नाम है, हमें समझ में आ रहा है कि गुरुविंदर, है ना। और गुरु जो 10 गुरु रहे हैं वो भी पंजाबी समुदाय के अंदर ही उनकी ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो गुरुविंदर, है ना, पंजाबी नाम है। तो पंजाबी सबसे ज़्यादा, यानी कि सिख समुदाय हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? सिरसा के अंदर रहता है। देखिए सिख, सिख कहाँ से स्टार्ट हुआ? सा से, और सा से ही आपका क्या स्टार्ट होता है? सिरसा। तो सा सिख, सा सिरसा। और जो आपका मुस्लिम है, मुस्लिम जो समुदाय है वह कहाँ पर है आपका? मैं से मुस्लिम, माँ से मेवात। तो यहाँ 2 क्वेश्चन और एडिशनल आपके हो जाते हैं। चलिए अगर हम और बात करते हैं कि अभी 2024 में भारत सरकार के द्वारा 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 7 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री। हरियाणा के अंदर 4 पद्म श्री मिले हैं। 11 जून 2023 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया, जो कि हमने अभी ऊपर देख भी लिया। यह तो था भारत सरकार के द्वारा। अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा सरकार के द्वारा पद्म श्री विजेताओं के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने वालों के लिए वोल्वो बस में पूरी लाइफ टाइम इनकी यात्रा फ्री रहेगी। वोल्वो बस में इनकी, अगर पूरे हरियाणा में अगर इनको कहीं पर जाना है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी यात्रा रहेगी। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर के अंदर है। किसका? शेख चिल्ली का मकबरा। यह तो सबको पता ही होगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हरियाणा में सर्वाधिक, यहाँ पर समय है, ये थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक्स हैं उनको देख लेना। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे? यह थे आपके BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। लेकिन सबसे पहले कौन थे आपके? यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाए तो आपके थे धर्मवीर, लगभग 10 महीने तक इनका कार्यकाल था। और जो आपके BN चक्रवर्ती हैं, यह आपके 1967 से और 1976 तक लगभग 8 साल और 6 महीने यह दूसरे नंबर के हमारे राज्यपाल रहे हैं। और लगभग 8.5 साल ये क्या रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं। ओम प्रकाश वर्मा, आपको एक नाम याद कर लेना है, रट लेना है। अगर सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो BN चक्रवर्ती, सबसे कम कार्यकाल पूछे तो ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा में जो ओम प्रकाश वर्ड है इसको रट लीजिए। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में।
कितने दिन का था? मात्र 6 दिन का। और जो ये ओम प्रकाश हैं जो कि राज्यपाल रहे हैं सबसे कम टाइम के लिए, कितने दिनों के लिए? मात्र 6 दिनों के लिए। दोनों का नाम भी सेम, दोनों का कार्यकाल जो छोटा रहा है वह भी सेम। अब बात करते हैं हम कि कौन सा नृत्य दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है, कब? जब दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान, यानी कि जब एक लड़का एक लड़की के घर पर चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर, अपनी घोड़ी लेकर उसको अपने घर पर लाने के लिए, ठीक है, दुल्हन को लाने के लिए एक्चुअल में, तो लड़कों वालों की तरफ से जो एक नृत्य किया जाता है, एक डांस किया जाता है, कहाँ पर? लड़कों वाले के घर पर ही। तो वह कौन सा नृत्य होता है? तो उसको बोलते हैं हम खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य से पहले बोकड़ा भी बोला जाता है, जो 4 या 8 10 लाइन का होता है। तो वो पहले बोकड़ा बोला जाता है और फिर उसके द्वारा डांस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं खोड़िया। इसके बाद हम बात करते हैं, वही सेम हमारा प्रश्न आ गया जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, यानी कि रीजनल। तो यह थी आपकी VHP, यानी कि आपकी विशाल हरियाणा पार्टी। और यह है जिसने जस्ट 5 महीने के अंदर अपना मुख्यमंत्री दे दिया था। राव वीरेंद्र सिंह ने इसका गठन किया था। राव वीरेंद्र सिंह कौन है? देखिए, यह राव तुलाराम, जो कि आप सबने बहुत बार सुन भी रखा होगा, तो ये उनके वंशज हैं। और इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, यह भी इनके परिवार से आते हैं। यह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, कौन? राव वीरेंद्र सिंह। और इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पहले ही यह करवा दिया है। किस शहर को हरियाणा का मिनी क्यूबा कहा जाता है? मिनी क्यूबा। तो किस शहर को? भिवानी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉक्सर ज़्यादा निकलते हैं, बॉक्सिंग करने वाले यहाँ से, तो इसी वजह से इनको बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसी शहर को छोटी काशी भी कहा जाता है। आपको सबको पता होगा कि काशी एक धार्मिक प्लेस है, तो इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में। देखिए, चंडीगढ़ की रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक चंद सैनी साहब ने इनकी नींव रखी थी और पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और 40 एकड़ में से भी ज़्यादा यह जो रॉक गार्डन है वह फैला हुआ है। तो बहुत बार पूछ ले जाता है, जब आप रॉक गार्डन के अंदर जाते हो, एंट्री करते ही आपको इनका नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या कोई गया है और किसी ने नोट किया है तो बताइएगा मुझे। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, तो यह कहाँ से है? ये महेंद्रगढ़ से हैं। कौन? सुरेंद्र शर्मा। नाम आया है अब महेंद्रगढ़ का। चलिए, महेंद्रगढ़ के बारे में जो बेसिक सी चीज़ें हैं वह जान लेते हैं। महेंद्रगढ़ में जो पहाड़ हैं, जो एक पहाड़ी श्रृंखला है, वह कौन सी है? तो वह है आपकी अरावली रेंज, ठीक है। और यहाँ पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? आपकी डोसी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है वो? आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। चलिए, महेंद्रगढ़ के अंदर एक स्थान है नारनौल। जो ये नारनौल है, पूरा महेंद्रगढ़ के अंदर, इनफैक्ट पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। और जो अभी एक हाईवे भी निकाला गया है, जो कि महेंद्रगढ़ से आपका डायरेक्ट अंबाला तक जोड़ा गया है। क्या कोई मुझे कमेंट में उसका नाम बता देगा? तो एक दो जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका साथ साथ में आप मुझे कमेंट में जवाब बता दिया करो, गलत हो सही हो वो देख लेंगे, ठीक है। राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा? तीसरी बार क्वेश्चन आया है इनसे कोई जुड़ा हुआ। तो नागानंद हर्षवर्धन, यह जो नागानंद है वह हर्षवर्धन साहब जी ने लिखा है। हर्षवर्धन थानेसर के शासक थे और प्रभाकर वर्धन के ये पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यह 3 तो इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन तीनों को आप कहीं लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। योग सम्राट बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? तो महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है और इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 का हुआ था। ये तकरीबन आपके अगर बोला जाए तो 60 ईयर के आसपास ही हो चुके हैं। हिसार शहर का निर्माण कब हुआ? तो 1354 में इसकी पहली बार नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं? यह एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो 1984-85 में स्थापना की गई थी शाहाबाद मारकंडा, जिसके बारे में हमने बिल्कुल गहराई से ऊपर डिस्कस भी कर लिया है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो 29 जुलाई 2016 को की थी कि अब आप आपके पशुओं के ऊपर भी बीमा करवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। देखिए, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? तो ताजेवाला बांध कहाँ पर है? आपका यमुना नगर के अंदर है। और वहीं से आपकी यह पश्चिम यमुना नहर निकाली जाती है। कहाँ? किस नदी में से? यमुना नदी में से। यमुना नदी कितनी दूरी तक बहती है हरियाणा के अंदर? 320 किलोमीटर।
किस किस के दो सीमाओं के बीच बहती है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यह बहती है। क्या यह मौसमी नदी है, यानी कि एक मौसम में ही बहती है, या फिर ये पूरा साल इसके अंदर पानी रहता है? तो यह सत्य है कि इसके अंदर पूरा साल पानी रहता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और फटाफट से देख लेते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बचते हैं। पश्चिमी यमुना के ऊपर हमने बात कर ली। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था? कुंजपुरा के अंदर खुला था। ठीक है, कहाँ पर है ये? आपका करनाल के अंदर है। और अभी लेटेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है? तो क्या कोई कमेंट करके बताएगा अगर कोई करंट से जुड़ा है तो। करनाल को करण नगरी भी कहा जाता है। और करनाल की स्थापना कब हुई थी? तो करनाल की स्थापना 1966 में ही कर दी गई थी, है ना। और इसको पेरिस, हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। धान का कटोरा किसे बोला जाता है? यह भी करनाल को बोला जाता है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप इनको लगातार याद करते चलिए। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र स्थान ब्रह्म सरोवर, जिसके ऊपर अभी हम बात कर चुके हैं। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का जिसने परिचय दिया था, तो ये नाहर सिंह थे। इनका बारे में भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा का हिसार के अंदर है। हिसार के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक अकेला पशु से रिलेटेड, कि अगर पशु ही वर्ड आ जाए आपका डायरेक्ट, तब आपको हिसार पर क्लिक करना है। अगर आपका अलग अलग से आए, जैसे कि असो और यह सब चीज़, चलिए एक बार आप इसको देख ही लीजिएगा। इसके बाद तोमर राजा द्वारा हरियाणा में क्या बनवाया गया था? तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई थी, लेकिन सूरज कुंड का, आपने सूरज कुंड मेला के नाम से विख्यात है, सुना भी होगा। तो ये सूरज कुंड बनवाया था। कहाँ पर है ये? फरीदाबाद के अंदर है। और सूरज कुंड हर वर्ष फरवरी महीने में, यानी कि दूसरे महीने में यहाँ पर एक मेला लगता है। तकरीबन 1 फरवरी से 16 फरवरी या 2 से 17 ऐसे करके कुछ लगता है। और 2024 में ये 37वीं बार लग चुका है। क्या? सूरज कुंड का मेला 1987 से यह शुरू हुआ था। इसके बाद चलते हैं, लॉर्ड मेकाले ने सबसे पहले किस भाषा पर कठोरताघात किया, यानी कि छेड़छाड़ किस भाषा के साथ की? तो संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा ही हमारे सबसे प्राचीन भाषा भी है। चलिए, यह क्वेश्चन मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसको काट देते हैं। पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना है? सबको पता है कि भारतीय तेल निगम लिमिटेड कंपनी है, वह कहाँ पर है? आपकी पानीपत के अंदर। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? तो फरीदाबाद के अंदर बना हुआ है। और बताइए कि फरीदाबाद के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी झील है, कौन सी है? वह भड़कल झील है, जिसका निर्माण 1947 में करवाया गया था। और जो महिंद्रा ट्रैक्टर है वह भी यहीं पर बनते हैं। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई है। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत ही है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध का मतलब होता है कि लैंड लॉक्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो इनमें से आपका मध्य प्रदेश आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं। भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो 1956 के अंदर किया गया था कि पुनर्गठित भाषाई आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण 1956 में हुआ था। और उस टाइम पर 14 राज्य बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आज वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट अब भी पुराना डेटा ही लिए बैठे हैं। क्या था? पहले 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एक राज्य को तोड़ दिया गया था, तो बचे कितने? 28। और इन 7 यूटीज में 2 यूटी और ऐड कर दी गई थी, तो कितने बन गई? 9। लेकिन 2 यूटी को 1 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो कितने बची? 8। तो 28 और 8 का अभी हमारा क्या है? डेटा है। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय के पास है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके पास है। जो संविधान सभा का अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। और इनको तो आपको लाइफ के अंदर एक बार पढ़ना ही चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर कितने कलर हैं? 3 कलर हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर केसरिया, फिर व्हाइट और सफ़ेद, और फिर आपका ग्रीन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ध्वज के अंदर जो चक्कर है उसमें कितनी तीली हैं? 24 तीली हैं। किस कलर का बना हुआ है? वो आपका नीले कलर का बना हुआ है। और इसकी अगर अनुपात की बात करें, अनुपात मतलब कि लंबाई और चौड़ाई, तो आपका लंबाई आपकी कितनी रहेगी? 3 मीटर इसकी लंबाई है और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है। इतनी बातों का पता होना चाहिए। भारत के किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? मतपत्र का मतलब होता है जो आपके वोटर कार्ड होते हैं। 1962 में ये पहली बार प्रयोग में लाए गए थे। और 1962 में हमारा एक युद्ध भी हुआ था। किसके साथ? चाइना के साथ युद्ध हुआ था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं, क्योंकि यह वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तकरीबन मैंने जितने आपको प्रश्न बोला था उतने प्रश्न मैंने आपको करवा ही दिए हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं बचते, चलिए फिर भी एक बार कर ही लेते हैं। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशीज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ?
तो बंगाली, कहने का मतलब ये है कि 1818 में पहली बार एक लोकल लैंग्वेज, देसिज भाषा क्या थी? बंगाली। इसमें समाचार पत्र आपका प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला कानूनी मंत्री या कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पहला हमारा जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल था उसके अंदर इनको बनाया गया था। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार कब, इस पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? तो 26 अक्टूबर 1947 को। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे तब यहाँ पर देशी रियासतें होती थी, देशी रियासतें राजा महाराजा के अंडर होती थी। तो अंग्रेजों ने साफ तौर पर बोल दिया था कि अब आपके ऊपर डिपेंड है कि जो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, भारत में रहना चाहता है रह सकता है, खुद अगर कोई अलग से स्टेट बनाना चाहता है तो बना सकता है। लेकिन हम भारतीय ऐसा थोड़ी सोचेंगे कि हमारा एक भारत के अखंड जो अखंडता है वह चूर चूर हो जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पूरे चार्ज को अपने हाथों में लेते हैं और क्या करते हैं, किसी को बल से किसी को छल से, हैदराबाद की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में के जो महाराजा थे उनके साथ डीलिंग होती है, उस पत्र पर सिग्नेचर होते हैं कि आप भारत का ही हिस्सा रहोगे। कब होते हैं वो? 26 अक्टूबर 1947 की। लेकिन इनकी यहाँ पर कुछ डील्स भी थी, जैसे कि हमारा एक अलग से राष्ट्रीय ध्वज होगा, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ये सब नहीं खरीद सकता, तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर का एक अलग शासन होता था। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1947 को फाइनली भारत में इसको मिला लिया गया था। बात करते हैं हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया? आपका 6 अगस्त 1945 की यह डेट है। आपने फैटमैन, लिटिल बॉय ऐसे करके कुछ सुने होंगे। ठीक है, 2016 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? तो रियो डी जनेरियो में हुए थे। साक्षी मलिक इसमें मेडल लेके आई थी, आप सबको पता है, और लड़कियों को काफ़ी बढ़ावा मिला था। और तभी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गई थी? साक्षी मलिक जी हो गई थी। लेकिन अभी इतना पुराना क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि 8-10 साल हो चुके हैं। बात करते हैं 2024 की ओलंपिक की। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? पेरिस के अंदर हुए हैं। पेरिस कहाँ पर है आपका? फ्रांस के अंदर। फ्रांस कहाँ पे है आपका? यूरोप महाद्वीप के अंदर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत का क्या प्रदर्शन रहा? 6 मेडल आए हैं। पिछली बार कितने थे? 7। अब की बार की बात करूं तो अब की बार कितने मेडल आए हैं हमारे पास? 6 मेडल आए हैं। 6 में से 5 ब्रोंज हैं यानी कि कांस्य पदक और 1 सिल्वर है हमारे पास। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं स्पेशली हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के खिलाड़ियों का 5 मेडल के अंदर योगदान है। 5 मेडल कौन कौन से हैं आपके? 2 आते हैं आपके शूटिंग के अंदर, जो मन्नू भाकर, जिसमें एक में सिंगल और दूसरे में सरबजोत जो कि अम्बाला से बिलोंग करते हैं, उनके साथ एक टीम इवेंट में ये जीत जाते हैं। जो तीसरा मेडल है हमारा वह लेके आता है अमन सहरावत। 57 kg 57 किलोग्राम वजन भार में ये कुश्ती में जीत के लेके आते हैं। और फोर्थ नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय सिल्वर लेके आते हैं। ये कौन से लेके आए थे? दोनों जो दोनों हैं ये 3 मेडल कौन से लेके आए थे? आपके ब्रॉन्ज मेडल। और एक आता है हमारा इंडियन हॉकी टीम में, जिसमें हमारे हरियाणा के भी 2-3 प्लेयर थे, संजय भी था एक उनमें। ठीक है, तो 5 मेडल्स के अंदर हरियाणा का हिस्सा है। तो जो एक मेडल बचा वो महाराष्ट्र से आता है, स्वप्निल दोसे ऐसा करके उनका नाम है, स्वप्निल है एक्चुअल में उनका नाम। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो हरियाणा, अब हरियाणा के अंदर कितने मेडलों में हिस्सा है? 5 मेडल के अंदर हरियाणा की भागीदारी है। तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 85% मेडल्स में हरियाणा का हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट से, छोटे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो आज इंडियन नेशनल लेवल की बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, उस पर पूरा हरियाणा का परचम लहरा रहे हैं, जो कि हम सब के लिए एक गर्व करने की बात है। तो यहाँ पर साक्षी मलिक की बात की गई थी। वह साक्षी मलिक क्या बनाई गई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन अब क्या है, अब कौन किसको बना दिया गया? मन्नू भाकर को। मन्नू भाकर को क्या बना दिया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। मन्नू भाकर कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोरिया। गोरिया कहाँ पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अब की बार पूरे मेडल आते हैं हरियाणा की तरफ से 5, लेकिन सिर्फ 3 मेडल झज्जर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी अब ऊपर लेकर जाएगी यह सब चीज़ें। डेविस एक कप है, उसका संबंध किस खेल से है? टेनिस। डेविस टेनिस एक जैसे ही याद कर लेना। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कोपरनिकस थे वो, जो बोलते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह लगातार किसकी तरफ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्तित्व या स्थापना हुई थी? तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और भारत इसका हिस्सा कब बना था? इसी टाइम पर भारत भी इसका, जिसको हम यूएन बोलते हैं, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। भारत इसका तभी हिस्सा बन जाता है। और इसके अब वर्तमान में कितने देश हैं इसके?
193 देश हैं। सबसे लास्ट कौन बना? दक्षिणी सूडान इसका देश बनता है 2010 के आसपास। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल गहराई तरीके से 35 मिनट में सभी प्रश्नों को देखा है। लगभग आपके जितने क्वेश्चंस मैंने बोला था कि 200 क्वेश्चंस होंगे, उससे ऊपर ही आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट कुछ और जानकारी दे देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए जब 1966 में हरियाणा बनता है तब हमारी विधानसभा सीट, यहाँ से मैं बार बार क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास विधानसभा की जस्ट 54 सीट्स थी और इसमें से 10 थी आपकी आरक्षित। फिर यह सीट अगले ही साल 1967 में बढ़ा दी जाती है, आपकी कर दी जाती है 81, और 1977 में ठीक 10 साल के बाद इनको कर दिया जाता है 90, और इनमें 17 आरक्षित कर दी जाती हैं, जो कि आज तक ही ऐसा ही चल रहा है। हमारा लास्ट परिसमन हुआ था 2002 में। परिसमन का क्या मतलब होता है? जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके सदस्यों की संख्या उनको कम ज़्यादा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स बन जाते हैं तब। ठीक है, 2002 में लास्ट हमारा क्या हुआ था? परिसमन। और अभी 2026 के अंदर होगा, और उसके अंदर अनुमान है कि हरियाणा की 117 विधानसभा सीट हो सकती है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट की बात करें तो 10 हैं, 10 में से 2 आरक्षित हैं। अंबाला और सिरसा है 2 आरक्षित हैं। राज्यसभा सदस्य कितने चुने जा सकते हैं? 5। हरियाणा के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? 90। देखिए हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीट है इसमें से कितने मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो सकते हैं? जो ये मंत्रिमंडल शब्द है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि यही वो लोग हैं जो आपके अगले 5 साल जो भी आपकी सरकार है उसको लीड करेंगे। इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। बाकी इनके अलावा जो सदस्य बचेंगे वो जस्ट विधायक होते हैं, उनकी कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। हाँ, आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपके जो कस्बा है उसकी बात करें, आपकी विधानसभा सीट की बात करें, वहाँ पर तो देखिए वही आपका विकास करवाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो ये 14-15 लोग होते हैं यही पूरे 5 साल सुर्खियों में बने रहते हैं। तो मुख्यमंत्री अब कौन है? नायब सिंह सैनी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके लाडवा से बिलोंग करते हैं। लाडवा कहाँ आता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। तो लाडवा सिटी आपकी सीएम सिटी और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट आपका सीएम डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखिए जो अब नायब सिंह सैनी बने हैं, 15वीं विधानसभा अब रन कर रही है और इसमें दूसरी बार बने हैं कौन? नायब सिंह सैनी। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। और अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी की उसकी 48 सीट्स हैं। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। जो हमारी विधानसभा है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप कि आज थोड़ा लेक्चर मैंने बिल्कुल जल्दी खींच दिया क्योंकि मैं चाहता था कि आपकी जस्ट 40 मिनट के अंदर, मेरा टारगेट ही यही था कि 40 मिनट के अंदर मैं आपको 200 क्वेश्चंस करा दूं, यानी कि आपके 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन, जो कि हम सब ने मिलकर किए भी हैं। तो चलिए फाइनली मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सच्चे मन से करते रहिए। सच्चे मन का क्या मतलब होता है कि हर एक दिन अपने टारगेट के प्रति आराम आराम से आगे बढ़ते रहना। इसको बोलते हैं सच्चा मन। कि अपने काम से मन ना चुराना, जी ना चुराना, कल पर ना छोड़ना कि कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगी। आप फैमिली वाले हो, एक जिम्मेदार इंसान हो, बहुत सारे हो सकता है कि 22, 18, 17 साल के भी बच्चे हो यहाँ पर। मैं उनको भी इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपके आगे एक अच्छी लाइफ है। आप आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। नहीं पता क्या करना है तो गाइड लीजिए। गाइड आपके कि अगर आप किसी को जानते हैं तो सोचिए मत, घबराइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो 38, 35 के हैं, लेडीज़ खासकर हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप उनसे सीखिए कि एक बच्चे के साथ, एक फैमिली के साथ, एक औरत होने के बावजूद भी, एक लेडीज होने के बावजूद भी जब उनके अंदर इतना साहस है कि वो इतना करने के लिए तैयार है कि यस मुझे करना है, कि मुझे एक जॉब चाहिए। और मैं तो यही बोलता हूँ कि लड़कियों को आज के टाइम पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से कमाते हो, क्योंकि आपको आपके भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं कि हमारा इतना ही बजट है और शायद मैं मेरे खर्चे, मतलब जो मेरे शौक़ है उनको मार लेती हूँ। ऐसा मत करो। उससे बढ़िया है कि आप मेहनत कर लो, खुद के लिए कमाओ, पति के लिए कमाओ, अपने बच्चों के लिए कमाओ। और मैं एक लड़के को भी यही बोलना चाहूँगा, भाई आप जस्ट ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं मैं क्या बन गया, सरकारी नौकरी लग कर, नहीं, भला करना है। सरकारी नौकरी का एक्चुअल में मतलब ही ये है होता है जो आपका समाज है आपको बिल्डअप करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उस कुर्सी पर बिल्कुल जकड़ कर बैठ जाते हैं, रिश्वत खाते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि हम सबको पता भी है। लेकिन अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो तो मैं यही चाहूँगा कि भाई बस आप इतना ही करो, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाएं, जिस भी कुर्सी पर आप बैठें, कि आप आपके बच्चों को
आपके छोटे भाई बहनों को अच्छा मोटिवेट करें, अच्छा गाइड करें। जितना पैसा आपके पास आता है, जो आपको तनख्वाह मिलती है उसके रूप में, सैलरी के रूप में, उससे आपका घर खर्च चलाएं और आप हमेशा खुश रहें, लोगों को खुश रखें। यकीन कीजिए, अगर आप ये 2-4 पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपकी लाइफ आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है। चलिए, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं, जाकर चेक कर लो, पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट है जिसका भी लिंक यहीं पर है। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कोई पर्सनली कुछ भी अगर पूछना है, तो आप हमें टेलीग्राम के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई साथ के साथ दे दिया जाएगा। कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ और क्लासेज से रिलेटेड, कुछ और पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। वहीं पर कॉन्टैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो टीचिंग स्टाइल आपको सब कुछ बढ़िया लगा होगा। चलिए, चलते चलते लाइक कर दीजिए और आपके सपनों को सलाम। मिलते हैं अगली वीडियो।